everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and my today's topic is SRS and its analysis. आपको याद होगा जब मैंने सॉफ्टवेयर यूनिट स्टार्ट किया था बिगनिंग में, वहाँ पे मैंने आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था, है ना। दिस इज़ द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट्री है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट्री होता है जहाँ पे हम लोग सारी स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट चैप्टर हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे बेस्ड है। इस यूनिट में सबसे ज़्यादा थ्योरी यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊँगी तो आप वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जिससे आपको इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, SRS एक डॉक्यूमेंट्री है ना। ये एक तरह की रिपोर्ट है जो हम कस्टमर के साथ मिलकर बनाते हैं एज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। जैसे कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट्स बताता है, हम रिपोर्ट्स क्यों बनाते हैं। सपोज़ मान लो मैं एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, उस प्रोजेक्ट में मेरी क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सब मैंने एक जगह पे लिख लिया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री। व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, व्हेन आई एम क्रिएटिंग समथिंग, माई एम इज शुड बी दैट एट द एंड आई गेट द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। What I was expecting in the beginning, however have to cross check because देखिए, अगर हम लोग ने 6 मंथ या 9 मंथ्स का प्रोजेक्ट लिया है, हमने क्या बोला मुझे खुद ही याद नहीं रहेगा ना, इसलिए हम लोग उसे डॉक्यूमेंट्री करते हैं, एक जगह लिखते हैं, ताकि जिससे कि हमें वो रिकॉल हो जाए कि हाँ कस्टमर की क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर कस्टमर की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करोगे तो वो आपके पैसे वहाँ पे कट कर सकता है, ठीक है। तो 6 महीने, देखो 6 महीने 9 महीने की बात किसको याद नहीं रहती ना, इसलिए इनिशियली हम लोग डॉक्यूमेंट्री करने जा रहे हैं। उस चीज़ को हम एक पेपर में लिस्ट कर लेंगे, मतलब लिस्ट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री कर लेंगे जिससे कि कस्टमर की नीड्स को हम लोग फुलफ़िल कर सकें। दैट रिपोर्ट इज़ रिलेटेड टू बिटवीन कस्टमर एंड अ डेवलपर। कस्टमर की जो नीड्स है और डेवलपर दोनों उस चीज़ को हम लोग उस रिपोर्ट में लिख लेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। जब हमारा प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो हम लोग कस्टमर को जाके दिखा सकते हैं, देखिए ये आपके डिमांड से ही हमने फुलफ़िल कर दिया आपकी पूरी नीड्स को। तो वो चेक करेगा, है ना। जब वो चेक करेगा, जब उससे लगेगा कि हाँ मेरी सारी नीड्स फुलफ़िल है, तो आपके वो पूरे पैसे देगा, है ना, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, अगर आप डॉक्यूमेंट्री नहीं करोगे तो फिर आप भूल जाओगे कि कस्टमर ने क्या बोला था, है ना, तो फिर कस्टमर वहाँ पे आपके पैसे कट कर सकता है। इसलिए हम लोग डॉक्यूमेंट्री करते हैं, उस पर कस्टमर को हम लोग दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने आपकी सारी डॉक्यूमेंट्री फुलफ़िल कर रखे हैं, है ना। यही इसका मेन पर्पस है, SRS क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गया। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। SRS आपको पता चल गया। SRS क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट and a description of what the software is intend to do purpose, जो हमारा क्या पर्पस है, ठीक है। कंटेंट बिटवीन द कस्टमर एंड अ डेवलपर। नाउ वी कम टू द फंक्शनैलिटी एंड नॉन फंक्शनैलिटी। क्या होता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल? क्या होता है, पहले हम लोग आ जाते हैं फंक्शनल। बिफोर वी गो टू द टेक्निकल डेफिनेशन, फर्स्ट वी नो द बेसिक्स कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। फंक्शनैलिटी का मतलब होता है व्हाट इज़ समथिंग रिक्वायरमेंट टू पे, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कोई भी UGC नेट, आप सब लोग UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो आप लोग ने कहीं ना कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा ना, कोर्सेस ले रखे होंगे, पेड कोर्सेस, है ना, जैसे क्लासेस बैच वगैरह होते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, जब आप कोई भी कोर्स वगैरह लेते हो जो पेड क्लासेस वगैरह होती है ना, उसी को बोलते हैं। जैसे कि आपने पेड क्लास लिया, मस्ट बी डू, आपको पेड क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, एक्सेस मिलेगी लाइव क्लासेस का, रिकॉर्डेड क्लासेस का, सॉल्व करना पड़ेगा DDPs, मतलब कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट होगा, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। जब भी आप कोई लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो ना, कोई भी कोर्सेज वगैरह परचेज़ करते हो, तो उसमें आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है ना। लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड, अगर मान लो उस टाइम पे आपने क्लास नहीं अटेंड की तो आपको वो लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, है ना। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं
कि अभी तक की जितनी क्लासेस ली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको वो क्लास समझ में आई, कि आप वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। फिर आपका मॉक टेस्ट लिया जाता है, आपके जो डाउट्स होते हैं वो भी सॉल्व किए जाते हैं, है ना। उस बैच में पता ही होगा सबने कोचिंग वगैरह करी होगी अपने 10th 12th में, है ना, या आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसमें भी आप लोग कोर्सेज वगैरह बाय करते हो, तो उसमें आपको ये सारे फीचर्स दिखते होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनैलिटी। अब इसकी हम लोग टेक्निकल डेफिनेशन पे आ जाते हैं बुकिश में, कि इसको फंक्शनैलिटी क्या होती है वो भी देख लेते हैं, है ना, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो सके। ये तो मैंने आपको अपनी आसान भाषा में बता दिया फंक्शनैलिटी क्या होती है। एंड हाँ, प्लस इसमें नोट्स भी आपको मिलते हैं ना। आप सोचते हो इतना सब कौन लिखेगा, तो फिर आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किया जाते हैं, है ना। ये बेसिक चीज़ होती है जो कि आपको मिलती है जब आप कोई भी कोर्सेस परचेज करते हो, है ना। नॉन फंक्शनैलिटी क्या होती है? नॉन फंक्शनैलिटी का मतलब होता है जैसे कि मान लो शेड्यूल, मान लो मैंने एक दिन में आपकी 5 क्लासेस ले ली, ठीक है। अब वो मैंने तो 5 क्लासेस ले ली, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। मैंने तो अपना काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपको समझ नहीं आया, वो आपकी प्रॉब्लम है ना। इसको बोलते हैं हम लोग नॉन फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसीलिए जितनी भी आपकी लाइव क्लासेस वगैरह होती है, कोई भी कोर्सेज वगैरह लेते हो, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप या तो 2 या 3 क्लासेस ले सकते हो, नॉट मोर देन 5 और 6 क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाएंगे, रिकॉल नहीं कर पाएंगे, वो भूल जाएंगे, है ना। तो टीचर्स तो यहाँ लेक्चर लेके चल जा रही, पर बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आएगा तो फ़ायदा ही क्या, है ना। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि भैया मेरा तो काम कंप्लीट हो गया, वो आपके प्रॉब्लम है, आपको क्लास समझ में आई है, तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा, ठीक है। नॉन फंक्शनैलिटी में समझ में आ गया? मैंने आपको अच्छे से क्लैरिटी कराई होगी, डिफरेंस बताया होगा फंक्शनैलिटी या नॉन फंक्शनैलिटी का होता है। अभी हम इसके बुकिश लैंग्वेज में भी जाएंगे, पहले आपको बेसिक्स बता देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इसमें होती है सपोर्ट दिया जाएगा, स्पीड इसमें कम रहेगी, है ना, कनेक्टिविटी इश्यूज हो सकते हैं, टाइम टेबल हो सकता है, हाँ, डिफाइनिंग द क्वालिटीज़, ठीक है। इसमें नॉन फंक्शनैलिटी में हमारे क्लासेस रिकॉर्डिंग ये सब नहीं आएगा, लेकिन हाँ नॉन फंक्शनैलिटी में हमें स्पीड हमें धीमे रखनी चाहिए, है ना, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टाइम टेबल को हमें फॉलो करना चाहिए, डिफाइंड क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और इश्यूज़ वगैरह को सॉल्व करना चाहिए। ये होता है नॉन फंक्शनैलिटी, ठीक है। समझ में आ गया डिफरेंस फंक्शनैलिटी और नॉन फंक्शनैलिटी, ठीक है, समझ में आ गया। मेरे दिमाग में देखो ये सारी नॉलेज है, ये थोड़ी नहीं है, लेकिन ये मैटर करता है नॉन फंक्शनैलिटी में कि क्लास शेड्यूल हमारे कौन से शेड्यूल पता होना चाहिए, कौन सी क्लास कौन सी टाइम टेबल आपको पता होना चाहिए कब होगी, है ना। और हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, तो हमारा प्लेटफॉर्म कनेक्ट जो होता है स्मूथली होना चाहिए। मान लो आप इन लाइव क्लास चलिए आपकी, इंटरनेट जब हमारा सर्वर ही नहीं चलेगा तो आप लोग क्लास देख सकते हो? नहीं देख पाओगे, है ना। इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए नॉन फंक्शनैलिटी में। माना कि ये इससे कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा तो मेन फोकस क्लासेस पे रहेगा, इससे नहीं, लेकिन ये भी क्लियर होगा तभी तो क्लास हो पाएगी, अदरवाइज़ जब नॉन फंक्शनैलिटी सही से नहीं चलेगी तो फंक्शनली कैसे होगा? समझ में आ गया? जब हमारा इंटरनेट कनेक्शन टाइम टेबल शेड्यूल ही अच्छे से नहीं बन पाएगा तब कैसे क्लासेस अटेंड कर पाओगे, है ना, कैसे अपने डाउट्स क्लियर कर पाओगे, नोट्स कैसे प्रोवाइड होगा जब इंटरनेट एक्सेस ही आपको नहीं अच्छे से प्रोवाइड हो पाएगा। तो प्लेटफॉर्म हमारा स्मूथ होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? नॉन फंक्शनल को अच्छे करने के लिए हमें नॉन फंक्शनल को बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये प्रॉपर नहीं होगा तो फिर हम आपको ये सब कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे? समझ में आ गया? फंक्शनैलिटी नॉन फंक्शनैलिटी, ठीक है। क्लियर? आपको क्लियर हो गया कि कैसे रियल लाइफ में आप ऐसे फॉलो कर सकते हो फंक्शनैलिटी या नॉन फंक्शनैलिटी इसको, एंड सॉफ्टवेयर्स में भी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब चलो हम आ जाते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है फंक्शनैलिटी या नॉन फंक्शनैलिटी की। सुन लो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ये तो की पॉइंट्स है, शॉर्ट नोट्स है, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो पाएगा। बुकिश तो सबके पास होगी, कर लोगे आप लोग, है ना। मैं इसका बुकिश लैंग्वेज में बता देती हूँ फंक्शनैलिटी या नॉन फंक्शनैलिटी की, आप लोग भी सुन लो। सुनो, फंक्शनैलिटी क्या होती है, फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट क्या होती है? It defines the basic system behavior. They are a system that does or much not do and can be true of in terms of however
the system responds to input. It defines that behavior and include calculation, data type, data input, and business purpose. They are function that they are features that allow the system to function as it was intended. Any other way the functional requirement are not met, the system will not work. मान लो जो मैं कंप्यूटर साइंस का आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उसमें क्लास क्या करेगी अगर जब हमारा इंटरनेट अच्छा सा कनेक्शन ही ना हो, है ना, तो उस क्लास का क्या फ़ायदा जब आपके पास कनेक्शन ही नहीं आ रहा हो, है ना. ये इसका मतलब है. दे आर प्रोड्यूस फीचर एंड फोकस ऑन अ यूज़र इंटरफेस. Now we come to the non-functionality requirement. It defines system attributes such as security, reliability, performance, maintainability, and usability. It provide the limitation on a design of a function of the system across the different backlog. They ensure the effectiveness of the entire system. ठीक है. मेरे पढ़ाने लिखाने से इसमें नॉन फंक्शनल का क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन, टाइम शेड्यूल, इंटरनेट प्लेटफॉर्म कनेक्शन स्मूथली नहीं होगा तो फिर कैसे क्लास प्रोवाइड होगी. ठीक है, समझ में आ गया. फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनैलिटी बेसिक्स ये है. ठीक है. रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब होता है डिस्कवर द रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ डिस्कवर करना. नाउ वी कम टू द रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन. क्या होता है रिक्वायरमेंट illustration? Gathering a raw data, for example survey, question, interview, observation, workshop. ठीक है. अब requirement analysis क्या होता है, रिसॉल्व करना the conflict between the stockholder, customer, remove the ambiguity, priority the task. Requirement validation क्या होता है, to ensure the requirement are complete and correct, formal documents sign off. ठीक है. management क्या होता है, ट्रैक चेंजेस, वर्जन कंट्रोल एंड मेंटेनेंस. ये तो इजी है, समझ में आई होगा ना कि जैसे कि अगर हमें कुछ रॉ डेटा कलेक्ट करना है तो हमें सर्वे, क्वेश्चन, इंटरव्यू, कुछ भी अगर डाटा कलेक्ट करना होगा तो फिर हम कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे. क्वेश्चंस लेंगे, इंटरव्यू ऑब्जर्व करेंगे, वर्कशॉप लेंगे, है ना. रिक्वायरमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे, स्टॉक होल्डर्स, कस्टमर्स का स्टॉक्स देखेंगे, है ना. रिसॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टॉक्स होल्डर ऑफ कस्टमर, रिमूव करेंगे एम्बिग्विटी, है ना, उसको प्रायोरिटी देंगे. फिर इसके बाद है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन. क्या होता है, चेक करेंगे कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, करेक्ट और कंप्लीट है कि नहीं, साइन ऑफ कर देंगे. ठीक है. मैनेजमेंट क्या होता है, वर्जन कंट्रोल एंड मेंटेनेंस. ठीक है. अब हम लोग देख लेते हैं इलिसिट रिक्वायरमेंट क्या होता है. eliciting requirement, it is practice of researching and discovering the requirement of a system from user, customer and other stockholder. ठीक है. क्या डिस्कवर करें, जैसे कि हम लोग PYQs, पैटर्न, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस. ठीक है. इससे आपको पता चल रहा है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कि जो मैं पढ़ रही हूँ क्या इसमें वो इम्पॉर्टेंट जो मैं पढ़ रही हूँ क्या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे भी जाते हैं कि नहीं, ये क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नहीं, है ना. ये सब हमें पता चलता है. समझ में आ गया. जब आप डिस्कवरी कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं एलिसिटिंग. ये दिख रहा है एलिसिटिंग, इसे बोलते हैं एलिसिटेशन. ठीक है. जब हम लोग डिस्कवर करते हैं एलिसिटिंग बोलते हैं. सब अपने एंड में देखो डिस्कवर कर रहे हैं, यूज़र, कस्टमर, स्टॉक होल्डर, है ना. हमने क्या डिस्कवर किया है कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कितनी बार रिपीटेड है, व्हाट आर द कट ऑफ, है ना. ये सब डिस्कवरीज होती है, यूज़र जो डिस्कवर करता है. ठीक है. उसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, वी आर गैदरिंग द नोट्स, इंफॉर्मेशंस, पैटर्न, है ना. ये सब हम लोग गैदर कर रहे हैं. ठीक है. दे कैन नॉट बी कलेक्ट बाय they cannot be collect from the customers as they would be shown by the name. Requirement gathering, it is non-trivial because user can never be sure you get
all the requirement from the user and a customer by just asking them what the system should do or not. Do practice including interviews, questionnaires, यूज़र ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये सब आप नहीं बता सकते हो, कोई एक्सपर्ट्स टीचर होंगे वही बता सकते हैं कि किस टाइप्स की, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है ना। जो एक्सपर्टीज़ होती है, एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, वो बता सकते हैं ना कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि उनके पास नॉलेज रहता है। ठीक है, ये सब आप नहीं बता सकते हो कि इसको कैसा क्या पढ़ाना है ना। आप लोग सिर्फ आइडियाज़ दे सकते हो कि मैम ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या आप पूछ सकते हो, है ना, या बता सकते हो कि ये इम्पॉर्टेंट है, या डाउट आपके, वो सब आप बता सकते हो, है ना। समझ में आ गया। नाउ वी कम टू द डेवलपिंग अ यूज़र केस। डेवलपिंग यूज़र केस होता है, इट इज़ द लिस्ट ऑफ एक्शन और इवेंट डिफाइनिंग द इंटरेक्शन बिटवीन अ रोल एंड अ सिस्टम टू अचीव द गोल। कि हमें कौन कौन से एक्शन करने हैं, क्या रोल्स हैं, है ना, वो डिफ़ाइन करते हैं यूज़र केस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्टर क्या होता है। एक्टर विच इज़ अ यूज़र। एक्टर यहाँ पे हमारा यूज़र है, जो सिंगल पर्सन है और अ ग्रुप ऑफ अ पीपल इंटरेक्टिंग विद द प्रोसेस। सिस्टम क्या है, सिस्टम इज़ अ प्रोसेस दैट रिक्वायरमेंट टू रीच द फाइनल गोल, कि हमें फाइनल गोल तक पहुँचना है, ये सिस्टम होता है। गोल क्या होता है, सक्सेसफुल यूज़र आउटकम, यूज़र का आउटकम क्या है ना। स्टॉक होल्डर, स्टॉक होल्डर क्या होता है, विच आर दोज हु हैव एन इंटरेस्ट इन हाउ द सिस्टम टर्न आउट इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली यूज़र। जिनको जानना है कि जिनको ये जानना है कि इसका डायरेक्ट आउटपुट क्या होता है, जो लोग मतलब डायरेक्ट यूज़र नहीं है, तो वो स्टेक होल्डर से पूछ सकते हैं, है ना। स्टेक होल्डर्स और यू कैन से थर्ड पार्टी, जिनको जानना है इसका आउटपुट या आउटकम्स क्या आएगा, है ना, वो थर्ड पार्टी का हेल्प ले सकते हैं। फिर आते हैं हमारा प्री कंडीशन क्या होता है, विच आर थिंग्स दैट मस्ट बी ट्रू बिफोर अ यूज़र केस रन। लास्ट हमारा आता है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है, विच आर द इवेंट्स दैट अकर्स फॉर अ यूज़र केस बिगनिंग। ट्रिगर क्या होता है, किसी चीज़ को आप मॉडिफाई कर रहे हो, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, तो वो आपको नीचे कुकीज़ दे देगा, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगर। वो आपको ऑटोमेटिक शो कर रहा है। ठीक है, वो एक तरह का मतलब आपको पॉपअप करके शो कर रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगर। इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ अपनी बुक से, एक मिनट रुको। ये देखो, डेवलपिंग अ यूज़र केस दिख रहा है, एक्शन, सिस्टम, गोल, स्टॉक होल्डर, प्री कंडीशन, ट्रिगर, ये भी बता रहे थे ना। और इसका डायग्राम ये, इससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, देख लो। और ट्रिगर का एक और एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल डेटाबेस में जैसे कि हमने कॉन्स्ट्रेंट ले लिया कि चेक करना है हमें एज ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ आंसर कर दिया एज इक्वल टू 19, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा कि नहीं। और यू कैन टेक द फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें भी आ जाता है ट्रिगर। ठीक है, अब समझ में आ गया ट्रिगर क्या होता है, एग्जाम्पल भी बता दिया। नाउ वी कम टू द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड मॉडलिंग क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर अ बिजनेस एनालिसिस। द सक्सेस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिपेंडिंग ऑन दिस टास्क इन्वॉल्विंग द मल्टीपल टास्क। लेट्स सपोज आपने एक पानी की बॉटल ली है, अब आप कह रहे हो बाहर की कोटिंग इसकी प्लास्टिक होनी चाहिए, अंदर की स्टील होनी चाहिए, और यू कैन से दैट कि मुझे एक बॉटल चाहिए जिसमें उसमें ठंडा रखूँ तो ठंडा रहे, गर्म रखूँ तो गर्म पानी उसमें रहे। तो उसकी मैं कैप भी ऐसे डिज़ाइन करूँगी ना कि वो 24 लॉन्ग लास्टिक तक के, अगर आप गर्म चीज़ रखो तो गर्म रहे। ठीक है, और या तो इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ आप कह रहे हो कि मुझे ये वाला टॉपिक अच्छे से आता है, तो मैं उससे चेक करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह चेक करूँगी, पूछूंगी कि सच में आपको वो चीज़ आती कि नहीं आती है, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, तो वो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर पाऊँगी। उसी को बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड मॉडलिंग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि बिजनेस में रिक्वायर्ड होता है। समझ में आ गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, उसका ये डायग्राम देख लो। नाउ वी कम टू द रिक्वायरमेंट रिव्यू क्या होता है। रिक्वायरमेंट रिव्यू इज़ द रिक्वायरमेंट रिव्यू क्या होता है, इट इज़ द मैनुअल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द पीपल फ्रॉम बोथ द क्लाइंट एंड अ कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। दे चेक द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आर
ऑप्टिमल नहीं, ओमनीस का मतलब होता है मिसिंग डेटा या मिसिंग आइटम, ठीक है। Quality assurance and a data collection, it is a set of people to find the error and point out a matter. कंसेंस का मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि आप जो मैंने आपको बॉटल दी है, जो ठंडा करोगे तो ठंडा पानी रखोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म रखोगे तो गर्म रहेगा, उसी को कंसेंस बोलते हैं। आप कह रहे हो उसकी कॉस्ट 500 होगी, ठीक है, मैंने कहा नहीं इसकी 600 कॉस्ट रहेगी, उसी को क्या बोलते हैं, कंसेंस बोलते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द ऑथर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट समवन who understand the client, a person of a designing team and the people responsible for maintaining the requirement document. It is a good practice to include the few people not directly involved with the product development. इसी को हम लोग बोलते हैं requirement review, ठीक है। Now we come to the characteristic of a good software requirement specifications. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये आप इसमें फीचर्स याद रख सकते हो, फीचर ऑफ SRS या एक्सपेक्ट कर सकते हो मैच द फॉलोइंग में। तो सबसे पहले हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक में कंप्लीट क्या होता है, द SRS शुड इंक्लूड SRS मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन शुड इंक्लूड ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर सिस्टम इंक्लूडिंग बोथ द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो कि अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, है ना। कंस्ट्रेंट सेकंड आता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, SRS शुड बी कंस्ट्रेंट इन इट्स यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड फॉर्मेशन एंड शुड बी फ्री ऑफ कंसिस्टेंस, मतलब कंस्ट्रेंट में हमारा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम आ जाते हैं अनएम्बिगुअस का मतलब जो दो मीनिंग ना निकाले उसे बोलते हैं अनएम्बिगुअस, जैसे कि SRS शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफाई एंड शुड बी अवॉइड यूजिंग द इम्प्रेस इन लैंग्वेज, इससे ज़्यादा मीनिंग नहीं निकालनी चाहिए, उसे बोलते हैं अनएम्बिगुअस। फिर फोर्थ आता है हमारा ट्रेसेबल क्या होता है, SRS शुड बी ट्रेसेबल टू अदर डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट शुड as use case and a user story to ensure that all the requirement are being met। हर चीज़ें जो हम लोग आर्टिफैक्ट्स या यूज़र केस या स्टोरी उन सबको हम लोग ट्रेस कर सके, उसी बोलते हैं ट्रेसेबल, ठीक है। फिर आता है हमारा वेरीफाइबल मतलब होता है वेरिफिकेशन करना या टेस्टिंग करना, ठीक है। वेरीफाइबल का मतलब होता है विच मीन्स दैट द रिक्वायरमेंट कैन बी टेस्टेड, जो भी मैंने बताया था, टेस्टेड एंड वेरीफाइड टू इंश्योर दैट दे आर बीइंग मेट। मॉडिफाइबिलिटी क्या होता है, इट कैन बी अपडेट एंड चेंज एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोग्रेस, ठीक है। मॉडिफिकेशन मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा तो हम लोग उसमें कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सके मॉड्यूल्स में, ठीक है। फिर आता है हमारा पैराटाइज का मतलब क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, उसे बोलते हैं पैराटाइज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वी आर एड्रेस फर्स्ट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर पहले काम करो, जो लेस इंपॉर्टेंट है उस पर बाद में काम करो, इसी को बोलते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। फिर आता है टेस्टबिलिटी क्या होता है, सेम वही है, अलाउ द रिक्वायरमेंट टू बी टेस्ट एंड वैलिडेशन। हाई लेवल लो लेवल क्या होता है, हाई लेवल लो लेवल, हाँ, बोथ हाई लेवल रिक्वायरमेंट such as overall system object and a low level requirement such as the detail functional requirement। हाई का मतलब अगर हम डिज़ाइन करें तो उसमें ऑल ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करता है। लो लेवल क्या होता है, अगर हम कुछ लो लेवल क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं या वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसे लो लेवल डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक। फिर 10th हमारा आता है रेलिवेंट होना चाहिए, दैट is being developed and should not include the unnecessary और irrelevant information, जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेट कर सके, उसी बोलते हैं रिलेवेंट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन रीडेबल क्या होता है। ह्यूमन रीडेबल मतलब आसान भाषा में जो हम लोग रीड कर सके, उसे बोलते हैं ह्यूमन रीडेबल, रिटन इन अ वे दैट is easy for non-technical stockholder to understand and review। कोई ऐसा बंदा जिसको टेक्निकल वर्ड नहीं आते वो उसे अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमन रीडेबल। अलाइन विद बिजनेस गोल क्या होता है,
align with the overall the business goal and objects of the organization so that the software system meet need of the business. हाँ, जो हमारा 12 पॉइंट है, अलाइन विद द बिजनेस गोल, मतलब कि प्रॉफिट, ठीक है। अब अजाइल का मतलब मैंने पहले बताया था रैपिड, है ना। अजाइल मैथोलॉजीज़ क्या होती है, अजाइल का मतलब होता है रैपिड, फास्ट। अजाइल देखो, अजाइल क्या होता है, अजाइल मैथोलॉजी सच एज अ स्क्रम, कैनबरा प्रोवाइडिंग एंड interactive approaches to require the capture and validation where the requirement are captured and validate in a small chunks of functionality and feedback together from the customer. इसका एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चाइनीज़ आइटम, है ना, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में कुछ भी आइटम मंगाते हो तो वो आपसे फीडबैक वगैरह मांगते हैं, तो वो तुरंत फट से चेंज कर देते हैं, मतलब न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग अजाइल मैथोलॉजी, ठीक है। ये 13 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के, ठीक है। बस इतना ही था। तो आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो, दिख रहे हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। ये तो जो कल मैंने पढ़ाया था वो ये वाला क्वेश्चन है ना, फ्लो चार्ट वाला। और ये देखो कुछ क्वेश्चंस है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं आपसे, तो आप लोग देख लो, क्योंकि थ्योरी पार्ट है ना, तो इसमें आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो एक आइडिया मिल जाएगा। तो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, जो हाईलाइट किया है, कीवर्ड्स हैं जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं आपसे, 1 वर्ड्स में पूछ सकते हैं। देख रहे हैं, वीडियो को रोक कर आप लोग देख लेना क्वेश्चन वगैरह। ये मैं नहीं पढ़ूँगी, अपने आप देख लो डिफरेंट बिटवीन मैच द फॉलोइंग, खुद से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, एसआरएस एंड इट्स एनालिसिस बता दिए मैंने आपको, और सेपरेट क्वेश्चंस भी दिखा दिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।